हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था बच्चों, जिसमें मैंने डिस्कस किया था फोर्स। ओके, फोर्स को मैंने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, कुछ ओल्ड थ्योरी था जिसको मैंने डिस्कस किया था, अरिस्टोटल्स और गैलीलियो, इन दोनों को मैंने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, आइए चलिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, न्यूटन्स लॉ अगर आप सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फोर्स को एक्चुअली में डिफाइन किया जाता है, फोर्स का क्या एक्चुअली में फार्मूला होता है, ये भी चीज़ें इस लॉ में बताया जाता है। आइए हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट से। चलिए, दिस लॉ This law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change takes place in the direction of the applied force. कुल मिला के बच्चों इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है और जो मोमेंटम होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ बताता है, एक्चुअली में फोर्स को डिफाइन करता है, तो कहते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ एक्सटर्नल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, बात क्लियर। तो कहते हैं किसी भी एक्सटर्नल बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बच्चों, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेट एफ बी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी, देन द velocity of body mass m change from v to v, या v1 v2 लिख सकते हैं, या इसी को हम डेल्टा v कर सकते हैं, चेंज ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum। ओके, क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे। आपको लीनियर मोमेंटम मैंने डिस्कस कर दिया था बच्चों, अगर आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे डेल्टा P चेंज, यहाँ पे M डेल्टा V रख सकते हैं बच्चों। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या यहाँ पर हम क्या रखेंगे बच्चों, हमने आपको बताया था जब किसी फिजिक्स के फॉर्मूले में डायरेक्टली का सिंबल लगा होता है तो हमेशा याद रखना कोई ना कोई कांस्टेंट पुटअप किया जाता है। तो कांस्टेंट क्या पुटअप करेंगे, F इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे के इक्वल टू 1 मानेंगे बच्चों। ओके, के इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, और यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। बात क्लियर। आप जानते हैं, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता था बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता था, एक्सेलरेशन। तो आप समझिए बच्चों, F इक्वल टू
इसके स्थान पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं बच्चों, एम ए। ओके, तो फोर्स का जो फार्मूला है बच्चों, F इक्वल टू क्या आया, एम ए। क्या आया, एम ए। बात क्लियर। आप इसको भी याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर ए भी आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ए भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। बात क्लियर। यहाँ पर भी देख लीजिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पूरे को क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू जब आपको मेंशन ना किया जाए तो हमेशा क्या रखते हैं, वन पुटअप करेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर दिया है वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी if the limit delta t equal to 0 then the term delta p upon delta t becomes the derivative delta p upon या dp upon dt अगर टाइम 0 हो तो। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा f इक्वल टू के dp अपॉन dt। ओके, जब वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो यहाँ पर हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर। तो यहाँ पर एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन करता है एक्चुअल फोर्स ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन करता है। एफ का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, इसको डिफाइन करता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन्स क्या होता है, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए फार्मूले को हम और क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट फार्मूला हमेशा याद रखना है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम इंटू ए। और अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में जब भी डेल्टा पी डी पी अगर वेरिएबल मोमेंटम वेरिएबल फॉर्म में होगा तो डी पी अपान क्या लिखेंगे, डी टी। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। बात क्लियर। और अगर आप रखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक और एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, याद रखना कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे। ओके, चलिए बात क्लियर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, मैंने बता दिया कि इफ़ द अप्लाइड ऑफ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे m को कॉमन लेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे रख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आइए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स फोर्सेस से रिलेटेड। फॉर अ बॉडी ऑफ द फिक्स्ड मास, अगर किसी बॉडी का मास क्या हो, फिक्स हो, वी हैव, यहाँ पे कंडीशन होता है बच्चों, यहाँ पर अगर मास को हम फिक्स मान लेते हैं तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू के डी। मास को अगर हम फिक्स मानते हैं और वेलोसिटी को वेरिएबल मानेंगे तो हम कैसे करेंगे, एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, के को हमेशा 1 पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के एम। यहाँ पर मास को कांस्टेंट माना गया है तो वेरिएबल किसे माना जाएगा, वेलोसिटी को, डी वी अपान क्या करेंगे, डी टी। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब वेलोसिटी वेरिएबल दिया जाए और टाइम के साथ उसको डिफरेंशिएट करके तो हम यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और आप जानते हैं डी वी अपान क्या होता है, डी वी अपान डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन को पुटअप कर देंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, के एम ए। के आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर जो भी वैल्यू पुटअप दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता, मेंशन किया जाता तो हमेशा के की वैल्यू 1 मानेंगे। ओके, फार्मूला वही आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। ओके,
कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मास क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा कंडीशन ये बोल सकता है बच्चों, अगर वेलोसिटी फिक्स्ड हो और मास वेरिएबल हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। लेट यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, मेंशन किया हुआ k इक्वल टू क्या पुटअप कर सकते हैं 1, क्या पुटअप कर सकते हैं 1। सो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है ma। इन स्केलर फॉर्म दिस द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज द F इक्वल टू क्या ma। आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू, आप बचपन 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है F इक्वल टू ma। बात किया जाए फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स 1 यूनिट मास एंड 1 यूनिट एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं मास को किस में मेजरमेंट किया जाएगा, केजी में। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है बच्चों वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जो यूनिट आया है फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ओके। और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, न्यूटन, 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे 1 न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का 1 न्यूटन होता है। और इसको इस फॉर्मेट में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर। चले, अ यूनिट फोर्स मे बी डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ अ यूनिट मास। जाहिर सी बात है, किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसकी जो मास है, मास जो है m 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 न्यूटन को डिफाइन करेगा। द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि क्या है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेन मकसद होता है बच्चों, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैज, ठीक है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन किया जाता है तो हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी है, वेक्टर। एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ओके, न्यूटन को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चले, 1 न्यूटन सी इज डिफाइंड एज द much force which produce an accelerations of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। जाहिर सी बात है बच्चों, 1 न्यूटन फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी बॉडी पर। 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, यदि किसी बॉडी पर 1 एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है आफ्टर अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका जो फोर्स होगा 1 न्यूटन होगा। 1 kg बॉडी और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों आपस में हैं, इक्वल हैं, डॉट मल्टीप्लाई हैं, तो हमेशा क्या आएगा, जो फोर्स होगा 1 न्यूटन होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 न्यूटन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया बच्चों, फोर्स। फोर्स को किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, F इक्वल टू याद रखना ma डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे लिख सकते हो m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ओके, और लास्ट फॉर्मेट है dP अपॉन dt। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारे फार्मूले आपको क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, आपको न्यूटन सेकेंड लॉ तो करो, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन करता है। और यहाँ पर फार्मूला आ गया F इक्वल टू ma इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू m को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T के स्थान पे एक्सेलरेशन पुटअप कर सकते हैं, फार्मूला वही आ जाएगा।
और वेरिएबिलिटी के फॉर्म में होगा अगर मोमेंटम, तो यहाँ पे dp/dt कर लेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट करके फार्मूला को यानी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर? 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 न्यूटन इज द डिफाइंड एज द मच फोर्स विच द प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन फोर्स उसे कहते हैं जब किसी बॉडी पर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो बॉडी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अगर बॉडी 1 kg है तो उसका जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। क्या होगा? 1 न्यूटन। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे अब सीजीएस यूनिट। क्या? सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। बहुत बच्चों को पता होगा कि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है बच्चों वो डाइन होता है। और आप अगर यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक कंडीशन आता है, चेंज ऑफ द वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में चेंज किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी 1 न्यूटन को हम डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस बात को हम डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि देखिए बच्चों, इन सीजीएस सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन। इंपॉर्टेंट है, बट कैसे आप बताएंगे कि 1 डाइन न्यूटन के फॉर्मेट में डाइन कैसे चेंज होगा और न्यूटन अगर डाइन में चेंज होगा तो कैसे कर पाएंगे? 1 डाइन इज दैट द मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ द 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ द मास 1 ग्राम। ओके, जब न्यूटन को डिफाइन किया था तो 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। जब इसको डाइन में कन्वर्ट किया गया तो सीजीएस सिस्टम में हमें को कैलकुलेट करना है। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? मास को सीजीएस सिस्टम में ग्राम में और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 1 डाइन इक्वल टू 1 kg 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 डाइन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, वेट 1 kg वेट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच द प्रोड्यूस 1 एक्सेलरेशन ऑफ द 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो 1 kg वाट, ठीक है, वेट। अगर देखा जाए तो इसको फोर्स के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे? 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू अंडर ग्रेविटी मोशन देखा होगा, खास करके न्यूटन में पुली प्रॉब्लम पढ़ा होगा तो F इक्वल टू mg आपने देखा होगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम पुटअप करते हैं 9.8 न्यूटन। ओके, इन सीजीएस सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स इज ग्राम वेट। यहाँ पे ग्राम वेट करेंगे सीजीएस सिस्टम में। ऑफ ग्राम फोर्स इट्स डिफाइंड एज दैट द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ओके, इन अ बॉडी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 न्यूटन फोर्स, या 1 डाइन के फॉर्मेट में या 1 ग्राम वेट के फॉर्मेट में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, याद रखना बच्चों, ये कुछ फॉर्मेट होते हैं फोर्स के कि सीजीएस सिस्टम में किस किस फॉर्मेट में फोर्स को लिखा जा सकता है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद कर सकते हो डायरेक्ट, या इस वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से भी आप याद करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं।
relation between newtons and dyne, very important. How can you the change 1 newton into dyne and how can you change 1 dyne into newton? दोनों फॉर्मेट को कैसे एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए, अगर फॉर्मेट देखना है 1 न्यूटन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, और दूसरी यूनिट ये क्या है, एसआई यूनिट है, एमकेएस सिस्टम है। यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं फोर्स को। अगर इसको हम सीजीएस सिस्टम में जाते हैं, ये एमकेएस के फॉर्मेट में है और हमें जाना है सीजीएस के फॉर्मेट में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, इसको चेंज करेंगे हम केजी को ग्राम में, ओके, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, टाइम वही रहता है सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यूनिट सेकेंड, ओके। तो आपको अगर चेंज ही करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 1 केजी को ग्राम में बदलना है, तो 1 केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर देखना है तो 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो 10 के पावर 5 आएगा, 10 के पावर 5 जिसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे और इसे बोलते हैं 1 डाइन। 1 डाइन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ओके। बात क्लियर। आप देखिए 1 केजी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो आपको 1 न्यूटन का फार्मूला पता है, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पुटअप करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू रखना पड़ेगा 1000 ग्राम इंटू मास को मीटर को हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर रख लेंगे और सेकेंड स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसके 10 के पावर 2, दोनों पावर को आपस में ऐड करेंगे 10 के पावर 5। यहाँ पे यूनिट वही होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझिए 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो क्या 1 डाइन, ओके। इसी को क्या लिख सकते हो 1 डाइन, ओके। तो याद रखना बच्चों 1 न्यूटन को डाइन के टर्म में लिखना है तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 यहाँ पे लिख सकते हो डाइन, क्या लिख सकते हो डाइन। बात क्लियर। 1 न्यूटन को डाइन के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो 10 के पावर 5 डाइन लिख सकते हो। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो आपको मैंने डायरेक्ट वैल्यू बता दिया ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहें। चेंज करने से बेटर है, चेंज कैसे किया इस प्रोसेस को भी मैंने बता दिया कि आपको 1 न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। बात क्लियर। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। चलिए इससे पहले एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इफ अ बॉडी हैज मास
हैज मास 2 kg, ओके 2 kg, then applied force F, accelerate of body 4 meter per second square, then find out of force on it। ठीक है, चलिए अगर किसी बॉडी का मास 2 kg है, अगर उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो आप बताइए उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो आप समझिए यहाँ पर क्या है, गिवन है बच्चों, गिवन क्या है, मास m इक्वल टू 2 kg एंड a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू क्या करेंगे, मास को क्या दिया हुआ है 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों 8, ओके 8 आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स को न्यूटन लिख सकते हैं या इसका यूनिट आप लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ओके kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बात क्लियर। तो आपको इस फॉर्मेट में छोटे मोटे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ओके आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ इन द कंपोनेंट फॉर्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। न्यूटन सेकेंड लॉ को हम किस किस कंपोनेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखते हैं। कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस हैं, किस फॉर्मेट में हम न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एज ए वेक्टर फॉर्मेट में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। in term of their rectangular component of the force, momentum and acceleration vector can be expressed as, अगर फोर्स को वेक्टर के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, मोमेंटम को भी वेक्टर के फॉर्मेट में दिया जा रहा है और एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्मेट में दिया जा रहा है, तो कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आपको फोर्स दिया जा रहा है वेक्टर फॉर्मेट में, P भी आपको वेक्टर फॉर्मेट में दिया जा रहा है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्मेट में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप डेल्टा P अपान डेल्टा T इस फॉर्मेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर आप जानते हैं F इक्वल टू ma, यहाँ पर भी आप मास इंटू एक्सेलरेशन का मॉड ले लेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, फिर इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। तो दोनों फॉर्मेट में आप ओके, तो वेक्टर के फॉर्मेट में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे एज ए न्यूटन, ओके। तो आप देखिए फोर्स को, अगर फोर्स वेक्टर के फॉर्मेट में दिया है तो उसका मॉड लेकर हम सॉल्व करेंगे, मोमेंटम के टर्म में दिया है वेक्टर फॉर्मेट में तो उसका भी मॉड कैलकुलेट करके हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म फॉर कांस्टेंट m, अगर मास कांस्टेंट है तो यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं क्या, F इक्वल टू ma, ओके। यहाँ पे इस फॉर्मेट में हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, F यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है P आपको वेक्टर फॉर्मेट में दिया है,
तो यहाँ डी को हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी कर देंगे। यहाँ एक्स टर्म दिया है, वाई टर्म दिया है और जेड टर्म दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और किस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इस तरीके से करेंगे, बाकी सबको जीरो करेंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी टी। यहाँ पर लिखेंगे डी पी, पी के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट, उसको हम टाइम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें एम ए आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यहाँ पर उसको पुटअप कर सकते हैं और वैल्यू आ जाएगी। इसका मॉड ले लेंगे, मॉड लेकर के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इक्वेटिंग्स द कंपोनेंट अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट वी गेट। आप देखिए एक्स के टर्म में अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू होगा डी पी एक्स अपॉन डी टी। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा एक्सेलरेशन वो एक्स फॉर्मेट वाला आएगा, जिसमें मास को मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं फोर्स को, एफ एक्स को। एफ वाई अगर आपसे कंपोनेंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डी पी वाई अपॉन डी टी कर सकते हैं। यहाँ पी वाई फॉर्मेट में हम यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन करके यहाँ पे एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एफ जेड आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसा कोऑर्डिनेट होगा उस फॉर्मेट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मास के साथ उसका मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। ओके, बात क्लियर। चलिए, द एबव 3 इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंपोनेंट फॉर्म एट अ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो कहते हैं जो ये तीनों एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। ओके, बात क्लियर, समझ में आया। चलिए, आप जानते हैं मैंने आपको ऑर्थोगोनल एक्सिस बताया था, एक्स वाई और जेड। आपको मैंने यूनिट वेक्टर बताया था, एक्स एक्सिस में कौन सा, आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स आपसे पूछा जाएगा, जिस एक्सिस, जिस कोऑर्डिनेट में फोर्स पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके हम एक एक एक्सिस पर अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस में वाई को ला के सॉल्व करते हैं तो जीरो हो जाएगा और जेड एक्सिस को भी लाएंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए अलग अलग फॉर्मेट में एक एक एक्सिस को हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। बात क्लियर। तो आज मैंने डिस्कस किया न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसका फार्मूला आया था बच्चों एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और अगर मास को हम बाहर ले लें तो m डॉट डेल्टा v अपॉन डेल टी कर सकते हैं। तो ये जो सारे फार्मूले हैं बच्चों फोर्स के, इससे ज़्यादा कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अपने मेंटल को प्रिपेयर करिएगा। इन्हीं सारे फार्मूले से आपको फोर्स परेशान करेगा। बात क्लियर। चलिए, बस आज के लिए इतना, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।